नमस्कार दोस्तों, देखिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। जो स्पेक्ट्रम बुक है, आप सब की चहेती बुक, प्यारी बुक, बड़े प्यार से कवर करेंगे 90 मिनट में। इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए तो कर चुके हैं, अब हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलने वाला है 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे वीडियो के एंड में, और बिल्कुल मैप में जो लोकेशन आएंगी वो भी आपके साथ में साझा की जाएंगी, आपको दिखाई जाएंगी। और कोई भी सजेशन रहे आपका हमारे वीडियो लेक्चर से संबंधित तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि पहला लेक्चर आपको फ्री में, बाकी लेक्चर का पैसा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते हैं। सारे लेक्चर वीडियो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। हम लोग करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवाते हैं। द हिंदू पीआईबी करंट अफेयर नोट्स 1 महीने का इंग्लिश माध्यम में 7 पेज का होता है और इंग्लिश माध्यम में 11 पेज का होता है, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होता है। ठीक है गाइस, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अध्याय नंबर 1 के बारे में। देखो, पहला जो चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री की, जो ये बुक है प्यारी बुक, इसका पहला चैप्टर है सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब क्या है कि भैया क्या कुछ सोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। तो देखो, पहला चैप्टर, ये जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, ये सारे सोर्स ही हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, कि भैया क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मेंशन है उसमें, और कुछ भी नहीं है। तो पहले चैप्टर को हम चैप्टर वाइज जब बाकी चैप्टर पढ़ते रहेंगे तो वो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानकारी होती रहेगी, पढ़ते रहेंगे, उसमें कुछ भी नहीं है पढ़ने के लायक। आपको कुछ ऐसा लगे, एक बार आंखें खोल के खुद से एक बार देख लेना, ठीक है। दूसरा आप बात करेंगे अध्याय के बारे में, तो वो है आधुनिक भारत के इतिहास के प्रमुख दृष्टिकोण। कि भैया आधुनिक जो हमारा भारत है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसके क्या कुछ मेनली प्रमुख दृष्टिकोण रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें औपनिवेशिक दृष्टिकोण के बारे में। मतलब जैसा नाम है औपनिवेशिक, तो समझ जाओ सीधी सी बात है कि ये लोग आलोचना करेंगे। किसकी आलोचना करेंगे? ये हमारे स्वदेशी की आलोचना करेंगे। ठीक है, तो स्वदेशी की ये आलोचना करेंगे, स्वदेशी जो हमारा खुद का समाज है उसकी। और ये बड़ाई किसकी करेंगे? पश्चिमी संस्कृति की ये लोग प्रशंसा करेंगे। अब बात करें राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बारे में, तो बिल्कुल ये राष्ट्रवाद को बढ़ावा देखने को मिलेगा। और इसको जिन लोगों ने इस दृष्टिकोण को ऊपर उठाया है वो हैं आरसी मजूमदार और ताराचंद, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें मार्क्सवादी विचारधारा दृष्टिकोण के बारे में, तो देखो औपनिवेशिक स्वामियों और देसी मूल विषयों के हितों के बीच में प्राथमिक विरोधाभास पर आधारित है ये। ठीक है, और इसके लिए कौन जाने जाते हैं? आरपी दत्त का इंडिया टुडे 1940 में, और भारत में प्रकाशित होता है ये इंडिया टुडे 1947 में। ठीक है, 1947। और AR देसाई का भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, ये कब आता है? 1948 में आता है गाइज, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें अगर सबल्टर्न दृष्टिकोण के बारे में, तो देखो रणजीत गुहा बिल्कुल इस दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। समाज को समझने के लिए उपेक्षित और हास्य पड़ पड़े लोग, यानी सबल्टर्न निम्न वर्गीय जो हमारे किसान और आदिवासी भाई बहन आते हैं ना, उन पर ये गौर करता है। और इनकी तुलना किससे करता है? जो शासक वर्ग है उनसे, उनके नजरिए, वर्ग के नजरिए से करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 में पंडिता रमाबाई के द्वारा लिखा जाता है, और कैथरीन मायो के द्वारा मदर इंडिया 1927 में। दोनों को याद रखना और अच्छे से देख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई भी करनी है, रिवीजन भी आपको करना है, क्योंकि देखो नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं, कसूर तो उस चेहरे का है जो सोने नहीं देता। तो चेहरा कौन है? चेहरा आपका एग्जाम को चेहरा बनाइए। किसी और के चेहरे को भी अगर अपना चेहरा बनाना चाहते हैं जो सोने नहीं देता, तो वो भी एक अलग बात है, लेकिन पहले एग्जाम पहले है। ठीक है, अब अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे। देखो भारत में यूरोपियों का आगमन सबने पढ़ रखा है, पता होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग भी अच्छे से यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो भारत में यूरोपियों का आगमन के बारे में बात करें तो पुर्तगाली जाने जाते हैं सबसे पहले आने के लिए और जाने के लिए भी। ठीक है, वास्को डी गामा आता है भारत में 1498 में, और कालीकट में अब्दुल माजिद नाम का गुजराती पायलट स्वागत करता है, और वहाँ पे राजा होता है जैमोरिन। एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ टोर्डिसलास की संधि, जो पुर्तगाल और स्पेन के ने गैर ईसाई दुनिया को उनके बीच में विभाजित किया इस संधि के अनुसार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक ब्लू वाटर पॉलिसी होती है, नीति होती है, जिसको लेके मतलब कौन जाना जाता है? फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। ठीक है, ये नाम है, कोई फ्रांसीसी ऐसा नहीं है कि फ्रांस की बात कर रहे हैं हम, ये नाम है। प्रथम गवर्नर होते हैं ये पॉलिसी ब्लू वाटर को कॉर्टेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और इस पॉलिसी को
इनका मेनली मकसद होता है कि उन्हें हिंद महासागर का स्वामी बनाना, मतलब क्या कर देना उन लोगों को जो हमारा इंडियन ओशियन है, क्या कर देना इंडियन ओशियन का, मतलब मास्टर बना देना इंडियन ओशियन का। ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बारे में। ठीक है, ये जाने जाते हैं, फेमस हैं, जो परमिट सिस्टम होता है, ठीक है, जिसको परमिट प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इसके लिए बिल्कुल जाने जाते हैं, तो आपको बिल्कुल जाना मतलब पता होना चाहिए। और ये रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन द ईस्ट के नाम मतलब जाने जाते हैं कि रियल फाउंडर हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है सती प्रथा के लिए भी काम करते हैं और उसको ख़त्म करने के लिए बिल्कुल बहुत सारी काम किया जाता है, उसके प्रयास में बहुत कुछ इनके द्वारा प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे नीनो दा कुन्हा के बारे में। ठीक है, अब नीनो दा कुन्हा क्या करते हैं, ये शिफ्ट करते हैं हेडक्वार्टर को, कहाँ से, कोचीन से गोवा में स्थानांतरित किया जाता है इनके द्वारा। अब कुछ ट्रेड सेंटर होते हैं, व्यापारिक केंद्र होते हैं, कालीकट, कैन्नौर और कोचीन। याद रखना कहाँ कहाँ, चलो कमेंट सेक्शन में बताना कैन्नौर आज प्रेजेंट डे कहाँ पे पड़ता है। ठीक है गाइस, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो ये किलों का निर्माण भी करवाते हैं, अंजाडीवा हुआ, कोचीन हुआ, कैन्नौर हुआ, किलवा हुआ। ठीक है, अब कुछ जहाज भी थे, हेक्टर, ड्रैगन, ओशियंडर, ये जहाज़ों के नाम है, याद रख लेना, जहाज़ों के नाम है, ये सिप जो होते हैं ना उनके नाम है। एक दो बार पेपर में पूछा भी गया था कि ये क्या है, तो ये सिप हैं, जहाज हैं। अब बात करेंगे प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। ये स्टार्ट करते हैं प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू, ठीक है, इन चीज़ों को शुरू करते हैं। अब बात करेंगे इनका पतन क्यों होता है, कैसे होता है। देखो, मराठाओं का उदय हो जाता है, ये आपको बात करना है, मतलब राइज हो जाते हैं मराठा, उदय होता है। ईसाई धर्म परिवर्तन की जो इनकी नीति है उससे भी लोग खफा होते हैं। ये व्यापारिक गतिविधियों में बेईमानी करते हैं, तो जो बेईमानी करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा, व्यापार में फल फूलता नहीं है, व्यापार बेईमान आदमी के। ठीक है, उसके बाद में देखो ब्राज़ील की खोज हो जाती है पश्चिम की, और फिर उनका आकर्षण होता है, तो फिर ये पतन का कारण बनता है। और समुद्री डकैती के कारण भी पुर्तगालियों को मुगलों का साथ नहीं मिलता है, ये डकैत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब डच के बारे में। देखो डच के बारे में बात करें, बेदारा का युद्ध फेमस 1759, और पहला मछलीपट्टनम में ये अपना कारखाना 1605 में करते हैं। हुगली की लड़ाई 1759 में ये पराजित हो जाते हैं, और ये कब होती है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भारत में साम्राज्य निर्माण में इनकी रुचि नहीं थी, हारने के बाद हर कोई ऐसा ही बोलता है। ठीक है, अब बात करेंगे अंग्रेज़ों के बारे में। ठीक है, अंग्रेज़ों के बारे में हम बात करें तो देखो वैसे अगर बात करें तो देखो पहला कारखाना जो है इनका सूरत में 1613 में आता है, लेकिन मेनली जो है बंगाल के ऊपर हर किसी की नज़रें टकी हुई होती हैं। कहाँ पे, बंगाल के ऊपर। क्यों क्यों बंगाल क्यों, क्योंकि देखो बंगाल बहुत बड़ा होता है, समृद्ध है, उन्नत है, और यहाँ वाणिज्य का केंद्र था, और मुगलों के टाइम में भी बहुत महत्वपूर्ण ये प्रांत हुआ करता था। तो ये मेनली कारण है बंगाल को गंदी नज़रों से देखने का, मतलब व्यापार की नज़रों से देखने का। वैसे नज़रों से, गंदी नज़र से किसी को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि नज़रें ही जब गंदी हैं तो देखने का क्या फ़ायदा है। अब नेक्स्ट देखो सर विलियम हैज़ के बारे में बात करेंगे। अब हम किसके बारे में, सर विलियम हैज़ के बारे में। तो देखो बंगाल में कंपनी के पहले एजेंट और गवर्नर होते हैं, तो आपको बिल्कुल विलियम हैज़ के बारे में पता होना चाहिए गाइस। अब बात करेंगे फ्रेंच के बारे में। ठीक है, फ्रांसीसियों के बारे में बात करेंगे। तो देखो फ्रेंच के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पौंडीचेरी मेनली इनका केंद्र होता है। रिस्विक, ट्रीटी ऑफ रेस्विक 1697 में होती है, पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस मिल जाता है इससे। फ्रेंच कंपनी का पुनर्गठन 1720 में होता है, तो याद रखना कि ये ट्रीटी 1697 में होती है। फ्रेंच कंपनी का पुनर्गठन जो है, रीऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, 1720 में होता है। अब बात करते हैं, 3 फेमस वार होते हैं, अंग्रेज़ों के साथ में होते हैं, बस वही राजनीतिक सत्ता वाली बात रहती है, इसी वजह से ये वार होते हैं। ठीक है, तो प्रथम जो कार्नाटिक वॉर है, कर्नाटक का युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये एरिया आपको बिल्कुल दिखाएंगे, यूरोपियों ने ये नाम दिया था कार्नाटिक। ठीक है, तो आपको मैप में थोड़ी देर में वीडियो के एंड में क्वेश्चन करने के बाद दिखा देंगे। तो प्रथम कार्नाटिक युद्ध 1740 से 48 के बीच में होता है। यूरोप में एंग्लो फ्रेंच युद्ध का विस्तार था। ठीक है, ठीक है, और एक्सला चैपल की जो संधि है वो 1748 में होती है, और इसको सेंट थोम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो फ्रांसीसी सेना और अनवरुद्दीन, ठीक है, इसकी अंग्रेजों ने मदद करी थी, तो इनके बीच में ये युद्ध होता है।
ठीक है, प्रथम युद्ध होता है। अब अगर आप वैसे मेनली कारण जानना चाहते हैं कि भैया प्रथम युद्ध के कारण बता दो, तो देखो मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार युद्ध से उत्पन्न यूरोपीय एंग्लो फ्रेंच युद्ध प्रथम कार्नेटिक युद्ध तक बिल्कुल जारी होता है। फ्रांस को नाराज करने के लिए बोर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना जो होती है ना, वो कुछ फ्रांस की जो जहाज होती हैं, शिप्स होते हैं, उनके ऊपर ये लोग कब्जा कर लेते हैं। तो भैया किसी के ऊपर कब्जा करोगे तो युद्ध तो सीधी सी बात है, होना है ही, ठीक है। तो इस वजह से ये फिर युद्ध स्टार्ट होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे कार्नाटिक युद्ध के बारे में। देखो दूसरे कार्नाटिक युद्ध के बारे में बात करें अगर, तो इसका मेनली अगर कारण के बारे में पहले जानते हैं। पहले तो देखो ये होता कब है, 1749 से 54 के बीच में होता है। अंबुर की लड़ाई भी फेमस है, 1749 में ये होती है। अब ये होता क्यों है, देखो फ्रांसीसी गवर्नर होता है डुप्ले, जिसने प्रथम कार्नाटिक युद्ध में फ्रांसीसी सैनिकों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, ठीक है। उसका मेनली उद्देश्य होता है कि अंग्रेजों को हराने के लिए जो वहाँ पे स्थानीय जो राजाएं होती हैं, उन राजा जो लोग होते हैं उनके साथ शामिल होके और दक्षिण भारत में अपनी स्थिति और फ्रांसीसी जो राजनीतिक प्रभाव है उसको मजबूत बना लेंगे, ऐसा वो सोचता है। लेकिन ऐसा सब होता नहीं है, सब उल्टा ही होता है। तो इस वजह से फिर ये हार जाते हैं, कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो तीसरा आप बात करें, तीसरा कार्नाटिक युद्ध क्यों होता है, देखो पहले तो 1758 से 63 के बीच में होता है। युद्ध के 7 वर्ष बिल्कुल, ठीक है। और वनडिवस का युद्ध भी 22 जनवरी 1760 को होता है। तो याद रखना, पेरिस की संधि 1763 में होती है और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। ये आपको बिल्कुल याद है, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है, प्लासी वाला जैसे युद्ध हो गया तो ये पेपर में पूछ लेते हैं, प्लासी का युद्ध है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। और पेरिस की जो संधि है ये भी पूछ लेते हैं कई बार, तो पता होना चाहिए। अब देखो, अब बात ये है, इस युद्ध को 7 वर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये मेनली स्टार्ट होता है यूरोप से। यूरोप में 1756 में शुरू हुआ, जब ऑस्ट्रिया ने सिसिल पर दोबारा से कब्जा करने की कोशिश की है। फिर क्या होता है, काउंट डे लाली होता है एक, ठीक है, काउंट डी लाली की फ्रांसीसी सेना ने 1758 में सेंट डेविड और विजयनगरम कि अंग्रेजों का जो किला है ना उसको उखाड़ फेंकें। किसी को ऐसे किलों को उखाड़ फेंकोगे, कब्जा करोगे, तो भैया युद्ध होना है ही फिर आपका। इस वजह से ये होता है और फिर बिल्कुल ये कारण होते हैं। तो मेनली ये चीज़ें आप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो ये 2021 का क्वेश्चन है, सिविल सर्विस प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भी मैंने ए सेट का मेंशन किया हुआ है। कई कोचिंग सेंटरों ने यहाँ पे इसका नाम गलत लिखा है, ठीक लिखा हुआ है। मैं वहाँ पे सबूत के तौर पे लिखा है, देखो भड़ोच लिख दिया है। तो अरे कम से कम इतना तो ध्यान देना चाहिए ना इनको, जब मेन जो सिविल सर्विस पेपर हो चुका है तो उसमें ऐसा लिखा है, तो ऐसा लिखने में तुम्हें क्या दिक्कत है। कॉपी पेस्ट करते हैं, साफ साफ नज़र आती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो मैंने भी उनका एक कटआउट सा आपके साथ में साझा इसीलिए किया है, दिखाने के लिए कि भैया अपने से ध्यान दिया करो। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बड़ा बेड़ा गर्क कर रखा है इन लोगों ने, हाँ ठीक है, धंधा सा बना रखा है। तो अपने ऊपर ध्यान दिया करो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को अपना सब कुछ बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और अच्छे से मेहनत करो। क्योंकि कोचिंग वालों पे विश्वास करके है ना ऐसे ही साल बीत जाएंगे यहाँ पे। तो अपने खुद से मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब देखो हम यहाँ बात करते हैं 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका सही आंसर है भरूच में। अब आपको पता होना चाहिए कि भरूच कहाँ पे पड़ता है, भरूच ये गुजरात में पड़ता है भरूच, ठीक है। चिकाकोल जो है ये आंध्रा में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पे कि त्रिचिनोपोली कहाँ पे पड़ता है। वैसे मैंने मेंशन भी कर दिया है आपके सहूलियत के लिए, ठीक है। क्योंकि त्रिचोपोली जो है ना डिस्ट्रिक्ट, आज की अगर बात करें तो कुछ एरिया को कवर करके फिर मतलब कंप्लीट उस एरिया को फिर उस नाम से जाना जाता है त्रिचुनोपोली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे करके है ना आपको जैसे एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, अगर 3 ऑप्शन है तो तीनों के बारे में जान लो, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट क्वेश्चन। तो ऐसे करके कर लो आप, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे, देखो ये मेंस में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी से रिलेटेड। तो आप अगर चाहेंगे वीडियो सेक्शन में कमेंट करना, अगर आप चाहेंगे कि हम लोग मेंस के क्वेश्चन को भी लिख के दिखाएं और ऐसे बात करें तो हम लोग बिल्कुल बात कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं, देखो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में किस स्थान पर की गई थी, याद रखना चंदन नगर। चंदन नगर कहाँ पे पड़ता है, कमेंट सेक्शन में बता दो आज प्रेजेंट डे। सिर्फ ये काम है आपका, आज प्रेजेंट डे बता दो मुझे कि आप कहाँ पे है। क्योंकि देखो आपके लिए मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है, तो आप भी प्रयास करो ना अच्छे से, कमेंट सेक्शन में बताओगे, एक दूसरे की हेल्प होगी। दूसरा सवाल है यहाँ पे 1510 में किसने बीजापुर सुल्तान से गोवा पर कब्जा किया था।
तो ये अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने किया था ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, कब किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में किसी स्टेट के पीसीएस में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, इनमें से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो वो था जहांगीर, ठीक है। और बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी, तो देखो यहाँ पे मैंने ऐसा मेंशन किया ना, कुछ मिला तो इससे आप बताना क्या मिला आपको। तो ये जो स्थापित की गई थी इनमें से क्या है? हुगली है। अब दूसरा सवाल देखो, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? कौन बनाएगा? जब, अरे मैंने भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जिक्र किया है वीडियो लेक्चर में कि पतन क्यों होता है पुर्तगालियों का, क्योंकि ये लोग डकैती करते हैं। तो कौन है डकैत यहाँ पे? पुर्तगाली हैं, ठीक है। ये हाईएस्ट प्री 1995 में पूछा गया है सिविल सर्विस के एग्जाम में, ठीक है गाइज। अब देखो कुछ मिला का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो सिविल सर्विस के प्रीलिम्स एग्जाम में 1995 में जो सवाल पूछा गया है, सेम वैसा ही टाइप का एज ए ऑप्शन को बेस करके यहाँ पे हुगली से बिल्कुल पूछ लिया यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2004 में। तो ऐसे करके आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है गाइस। अब कमेंट करके बताना चिंसुरा कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। मैंने करंट अफेयर में भी एक दिन डिस्कस किया था और ये इंपॉर्टेंट बनता है चिंसुरा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो पौंडीचेरी जो है, वर्तमान में पुदुचेरी बोल देते हैं इसको, तो इसके ऊपर विचार करना है आपको, ठीक है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ठीक है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा ही नहीं किया। तो देखो मेनली पता है क्या होता है, ऐसे वाले जो ऑप्शन होते हैं ना कि कभी कब्जा ही नहीं किया, तो वो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको गलत देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे पे फिर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। और देखो सबसे खास बात क्या है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर करने से, अब देखो यूपी पीसीएस 2006 में जो सवाल पूछा गया है वो सवाल सिविल सर्विस यूपीएससी आईएएस एग्जाम में 2010 में पूछा गया है। इसका मतलब क्या है, जब आप सिविल सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हो ना, तो स्टेट पीसीएस के भी कर लिया करो, ज़्यादा नहीं तो यूपी पीसीएस का कर लिया करो। उनके जो पेपर है ना वो सेम यूपीएससी टाइप के पैटर्न के आजकल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, फिर ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। अरे एक दो क्वेश्चन भी अगर ऐसा डायरेक्ट फंस जाता है, बहुत अच्छी बात है ऐसा डायरेक्ट अगर आ जाता है। और देख लो 2006 से डायरेक्ट 10 में आया है, मतलब स्टेट का पेपर और बिल्कुल मेनली आया है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो ऐसे करके ध्यान रखा करो, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि कौन से स्थान डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो डचों के जो अड्डे थे वो सूरत, भरूच, आगरा, नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, मतलब हर जगह जगह देखने को मिलेगा। यूपीपी से 17 में पूछा गया था, ठीक है। अब देखो डच लोगों के द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया था? तो देखो मछलीपट्टनम, पुलिकट और नागापट्टनम, तीनों का ही प्रयोग किया गया था, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने इनमें से स्थापित किया था? तो वो किया था चिंसुरा। पता चल गया होगा चिंसुरा मतलब कहाँ पे पड़ता है। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि कमेंट सेक्शन में बताना चिंसुरा कहाँ पे इंपॉर्टेंट पड़ता है, कई बार पूछा जा चुका है इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड। यूपी का एग्जाम था 2008 में, वहाँ पूछा था। नेक्स्ट देखो, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो वो जहांगीर। पता है आपको किस मुगल सम्राट, पहले भी बात कर चुके हैं। इससे मैंने क्या बताया कि देखो 8 में भी पूछा गया था, 9 में भी पूछ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी कर देते हैं। तो ऐसा करके आपको ध्यान में रखना चाहिए गाइस, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है कि रिपीट भी होते हैं। जो बोलता है ना रिपीट नहीं होते, सब बकवास है यार, उनका धंधा बना हुआ है, वो पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय कौन था? उस समय भारत में अकबर था, ठीक है। 2 जगह पूछा जा चुका है ये, यूपी के ही 2 एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण करवाया था? तो किसका करवाया था पहले? चलो कमेंट सेक्शन में ये चारों जो किले ना, आपका सिर्फ काम ये है कि कमेंट करके ये बता देना कि ये किले कब कब बनवाए थे, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, एग्जाम से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं गाइज, ठीक है। और ये देखो, यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? सबको पता है व्यापारी के रूप में लास्ट में कौन आते हैं, ठीक है। ये आते हैं भैया, और कौन आता है?
तो ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि देखो हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए, बहुत चिराग बुझाती है, एक चिराग जला के तो दिखाए। ठीक है, तो देखो जो दूसरे आपकी बुराई करते हैं ना, आपको नहीं बोलना है कि अपने बच्चों पे ध्यान दो, ऐसा करो, क्योंकि ज़्यादातर देखने को मिलेगा खुद की औलाद का ध्यान रखते नहीं है, दूसरों में उंगली करते रहते हैं। करने दो उंगली, ठीक है ना, तुम उंगली काट देना बाद में सिलेक्शन लेके, अपने आप पता चलेगा फलाने 4 घर छोड़ के जो अंकल रहते हैं उनको सुबह सुबह हार्ट अटैक आ गया, क्यों आया हार्ट अटैक, बाद में पता चलेगा सुबह जो तेरा रिजल्ट आया था ना उसकी वजह से वो सहन नहीं कर पाए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन शक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? वो था डुप्ले। 1996, पुराना क्वेश्चन है लेकिन स्टेट पीसेस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये वाला सही नहीं है। तो कहाँ कब्जा किया था, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है गाइस, बाकी वाले ये बिल्कुल सही हैं गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो कौन सा एक सही है इनमें से। ठीक है, तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, डच ने, और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है गाइस, सिविल सर्विस 2005 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब आप हमसे बिल्कुल यूट्यूब पे तो बिल्कुल आप हमें देख ही रहे हैं, टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना। इंस्टाग्राम पे यहाँ पे आई थिंक जो PDF आपको देंगे उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, हमारा अकाउंट है द हिंदू PIB नोट्स 1 करके। ठीक है, सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे, डायरेक्ट मैसेज, हम हर किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। अगर देखो आपसे ही अगर हम कनेक्ट नहीं रहेंगे तो उद्देश्य क्या रह गया। अब हम बात करते हैं जो कार्नाटिक वॉर्स हुए थे, कोरोमंडल जो पोस्ट कोस्ट था वो कौन सा था? तो देखो ये कोरोमंडल कोस्ट था हमारा, ये वाला जो पड़ता है। ठीक है, और ये इसको मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है, इधर कैनरा कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये है हमारा कोकण कोस्ट। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगता है जरूर बताइएगा। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।